लॉन्ग टर्म और यस शॉर्ट टर्म करके देखते हैं, तो कैसा यस मतलब किस तरीके से कौन से गोल लॉन्ग टर्म के थे और कौन से गोल शॉर्ट टर्म के थे। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या शॉर्ट होते टर्म हैं? के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स टू बी अचीव ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, यानी लॉन्ग टर्म गोल्स उनको कहा गया जिनको हम लगभग 20 साल लग जाएंगे तब जाके उनको पूरा किया जाएगा, अचीव हो पाएगा। तो लॉन्ग टर्म गोल्स या ऑब्जेक्टिव यस क्या थे हमारी प्लानिंग के? एक तो मॉडर्नाइजेशन, ये हम कल पढ़ चुके हैं अपनी क्लास में। यस मॉडर्नाइजेशन यानी कि अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड यस चेंज इन सोशल आउटलुक। सेल्फ न्यूटन रिलायंस करना, यानी रिड्यूसिंग डिपेंडेंस यस ऑन imports, economic यस growth, increase in the यस aggregate output of goods and services, in the aggregate output of goods and services, यानी जीडीपी को इंक्रीज करना। इक्विटी, रिडक्शन इन इक्वालिटी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी कि जो इनइक्वालिटी है इनकम और वेल्थ में लोगों के बीच में उसको कम करना। और लास्ट था full employment, yani refer to a situation when all the people in the working age group is actually engaged in some gainful employment, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन आना चाहिए जब सभी लोग जो एज ग्रुप है, वर्किंग एज ग्रुप के लोग हैं, सभी किसी न किसी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में एंगेज्ड हो। तो ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स थे। लॉन्ग टर्म गोल्स यानी लगभग 20 साल लग जाते हैं इनको अचीव करने में। कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स थे, वो क्या थे वो देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स यानी कि जिनको हमें लगभग 5 साल में अचीव कर लेना है। ठीक। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान डिपेंडिंग ऑन करंट नीड्स ऑफ द कंट्री। अब देखो शॉर्ट टर्म गोल्स जो हैं वो प्लान टू प्लान वेरी करते हैं, यानी कि अलग अलग प्लान में अलग अलग शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारी करंट नीड्स क्या है, राइट। कंट्री की करंट नीड, अभी जिस चीज की जरूरत है उसको हम अपने शॉर्ट टर्म गोल में रखते हैं, फिर 5 साल के अंदर उसको अचीव करते हैं, फिर हम अपना गोल चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1951 से 56 तक था, फोकस्ड ऑन हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो पहला 5 ईयर प्लान था, उसमें हमारा शॉर्ट टर्म गोल क्या था कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है उसको बहुत तेज करना है। वाइल इन सेकंड 5 ईयर प्लान जो कि 1956 से 61 तक था, शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर से अपना फोकस हटाकर कहाँ कर लिया? इंडस्ट्री की साइड। In India, growth and equity are the objectives of all 5 ईयर plans. The goal of current 5 ईयर plan, 12th 5 ईयर plan जो 2012 से 17 में था, वो था inclusive development। ये लास्ट 5 ईयर प्लान था, 12th 5 ईयर प्लान, जिसका गोल क्या था? इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसके बाद प्लानिंग कमीशन नहीं है, अब नीति आयोग काम करता सर इंक्लूसिव डेवलपमेंट सर ये किस तरीके के लिए गोल था? है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि समावेशी विकास, सबका, मतलब हर सेक्टर का एक तरीके से डेवलपमेंट करना है, किसी सेक्टर को ओके एक्सक्लूड नहीं करना है, सबको इंक्लूड करके चलना है। क्लियर? सबको साथ लेके चलना, ठीक है हाँ, ठीक है सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। ओके ओके अच्छा, इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर। तो इसकी चैप्टर में आगे बेसिकली हमारा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और फॉरेन ट्रेड, ये 3 मेन टॉपिक्स रह गए हैं। तो देखो एग्रीकल्चर में रोल क्या होता है एग्रीकल्चर का, वो देख लेते हैं। सबसे पहले, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमें पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर जो है वो हमारी इंडिया की इकोनॉमिक सिस्टम के लिए एक बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। और बैकबोन जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। बैकबोन है तभी हम खड़े हो पाते हैं। तो जिस तरीके से एक इंसान अपने बैकबोन के सहारे खड़ा हो पाता है, वैसे ही हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है अगर वो चल रहा है, ठीक ठाक है, तो उसके पीछे जो रीजन है वो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। The role of agriculture can be clearly seen from the following। देखो, agriculture contributes significantly in national income। national income में इसका रोल बहुत अच्छा रहता है। It provides employment to a large labor force। ये बहुत ज्यादा लोगों को, लार्ज लेबर फोर्स यानी बहुत ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हैं, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो लार्ज लेबर फोर्स को एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हमें जो भी रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सब हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मिल पाता है। A large portion of country's trade and services depend upon agricultural operation। यानी कि कंट्री की जो ट्रेड और सर्विसेज का पोर्शन है, एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारे यहाँ देश के ट्रेड का, व्यापार का और सर्विसेज का, वो डिपेंड करता है किस चीज पर? एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस पर। यानी अगर एग्रीकल्चर के काम हो रहे हैं तो भी ये ट्रेड जो है वो हो रहा है, सर्विसेज चल रही हैं, राइट। क्योंकि जब एग्रीकल्चर होगा तभी उससे रॉ मटेरियल बनेगा और तभी जाकर फाइनल गुड बनेंगे, और तभी उनका ट्रेड होगा, तभी सर्विसेज बनेंगी। तो सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा रोल जो होता है वो एग्रीकल्चर का हो जाता है। अगर हम बात करें मेन फीचर्स की, तो हमारे इंडिया की जो एग्रीकल्चर था उसकी क्या फीचर्स रही इसमें, ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि प्रोडक्टिविटी जो थी वो इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे लो थी। और ये ऐसे नॉर्मली भी जब देखा जाता है तो हमारी प्रोडक्टिविटी एक फीचर के फॉर्म में हम देख सकते हैं इसको कि प्रोडक्टिविटी लो रहती है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, देखो अनएम्प्लॉयमेंट के अलग अलग टाइप होते हैं, जिसमें से एक होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट।
देखो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जरूरत है 5 लोगों की काम पे और वहां पर 8 लोग काम कर रहे हैं, तो बाकी के जो ये 3 एक्स्ट्रा लोग हैं, ये 3 जो हैं ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक्स्ट्रा आ गए। वैसे जो जितना भी जरूरत है 5 लोगों की जरूरत है, तो 5 लोग एम्प्लॉयड है, लेकिन वहां पर अगर हम देखें 8 लोग काम कर रहे हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा 3 लोग हैं उनको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में काउंट करते हैं। तीसरा तीसरा जो फीचर है वो है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। आपको पता होगा हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो हमारे जो फार्मर्स हैं वो बारिश पे ही डिपेंड रहते हैं इरिगेशन इरिगेशन के लिए। सबसिस्टेंस फार्मिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मिंग फार्मर इज टू सिक्योर सबसिस्टेंस ऑफ फॉर हिज फैमिली नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि हमारा जो किसान है बेसिकली वो सबसिस्टेंस फार्मिंग पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, यानी कि बस इतना कमाना खाना है, इतना अनाज उगाना है, इतना कि हमारा जो परिवार है वो चल सके, जीवन जो है लाइफ जो है वो ठीक ठाक चल सके। यानी हमें प्रॉफिट कमाने से उतना वो नहीं रहता है, हमारा फोकस प्रॉफिट कमाने पर हमारे किसानों का मोटिव नहीं रहता है, बल्कि वो क्या करते हैं इतना अनाज उगाना चाहते हैं जितने में उनका गुजारा हो जाए। ट्रेडिशनल इनपुट्स हैं, यानी कि जो भी इनपुट्स लगाए जाते हैं, जो भी सामान उसमें खेती करने में लगाते हैं, वो सब ट्रेडिशनल है। कुछ नया मॉडर्न जो है वो लोग यूज करने से डरते हैं। उसके अलावा स्मॉल होल्डिंग्स रही, यानी कि छोटे छोटे खेत थे, लोगों के पास बड़ी बड़ी जमीनें नहीं हुआ करती थी, छोटे छोटे खेत थे, तो छोटे छोटे सभी लोग अलग अलग प्रोडक्शन करते थे। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी जो थी हमारे पास वो बहुत ज्यादा कैसी थी, बैकवर्ड थी, यानी कि बहुत तरीके से कमजोर पिछड़ी हुई थी। लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट, और जो लैंडलॉर्ड होते थे यानी कि जो जमींदार होते थे और जो टीनेंट्स होते थे, जो किसान होते थे, जो वहाँ पर फसल उगाते हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे। ठीक है, क्योंकि जमीन लैंडलॉर्ड की होती थी, काम किसान करता था, और जब प्रोडक्शन होता था तो ज्यादा हिस्सा लैंडलॉर्ड को मिल जाता था और टीनेंट को जो है वो ना के बराबर ही कुछ भी मिल पाता था। तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है हमेशा देखने को मिलता है। ये कुछ फीचर्स थे। इसमें से आपने देखा 8 फीचर्स हैं, जिसमें से लगभग सभी फीचर्स हमें एक तरीके से कमजोर ही दिखाई दिखाई पड़ रहे हैं। हमारी इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को एक तरीके से वीक शो करते हैं ये फीचर्स। प्रॉब्लम्स थी, तभी ये फीचर्स ऐसे थे इंडियन एग्रीकल्चर के। तो प्रॉब्लम्स क्या थी इंडियन एग्रीकल्चर, वो देखो। स्टैटिस्टिक्स रिवील दैट इंडिया पुअरली लैग्स बिहाइंड इन बोथ लैंड एंड लेबर प्रोडक्टिविटी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। यानी कि स्टैटिक्स अगर डेटा देखा जाए तो उससे हमें पता लग जाता है कि जब हम इंडिया की बात करते हैं तो वो लैंड में और लेबर में दोनों ही चीज़ों की प्रोडक्टिविटी में बहुत पुअर है। ठीक है, बहुत पीछे रह जाता है दूसरी कंट्रीज के मुकाबले। यानी कि जब हम दूसरी कंट्रीज को इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं तो डेटा ये कहता है कि जो इंडिया है वो लैंड लेबर प्रोडक्टिविटी में बाकी देशों से पिछड़ा हुआ है, पीछे है। अब उसके भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, defective tenancy reforms, lack of credit and marketing facilities, size of holding, general problem, pressure of population on land, land degradation, subsistence farming, technical problem, obsolete technique of production, lack of irrigation facilities, cropping pattern, etc. अब देखो ये सब क्या है, इनको ध्यान से समझते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम, एक जनरल प्रॉब्लम और एक टेक्निकल प्रॉब्लम की कैटेगरी में। तो 3 मेन अगर हम देखें तो हेडिंग बन जाती है प्रॉब्लम्स की। पहला जो है इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स, उसमें इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम है। डिफेक्टिव टेनेंसी फार्मिंग रिफॉर्म्स, यानी कि अगर हम टेनेंसी रिफॉर्म्स की बात करें, किसानों को लेकर जो रिफॉर्म किए गए वो बहुत ज्यादा ठीक काम नहीं कर पा रहे हैं, उनमें डिफेक्ट है। लैक ऑफ क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज, किसानों को क्रेडिट की फैसिलिटीज और मार्केट की फैसिलिटीज जो है वो नहीं मिल पा रही है ठीक ठाक। और साइज ऑफ होल्डिंग्स, यानी जो खेत होती है, होल्डिंग्स होती है हर किसान की, बहुत छोटी है, उसका साइज जो है वो इतना छोटा है कि एक किसान अकेला बहुत बड़े स्केल पर किसी क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। छोटे छोटे होल्डिंग्स होते हैं तो इससे दिक्कत आती है। कुछ जनरल प्रॉब्लम्स थे जैसे कि प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड। हमें पता है इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी ज्यादा रही है। अब प्रेशर रहा है पॉपुलेशन का लैंड पे, तो यानी कि एक तरीके से बहुत ज्यादा लोग हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि अनाज हमें ज्यादा चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम्स इतनी सारी हैं। तो ये भी एक जनरल प्रॉब्लम है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और उनको मतलब जमीन से अनाज उतना ज्यादा उगता नहीं है, तो किस तरीके से हम सर्वाइव करवा पाएंगे। लैंड डिग्रेडेशन का क्या मतलब होता है कि कई बार क्या होता है, जो जमीन होती है वो डिग्रेड कर जाती है, यानी कि वो अब उतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं रह पाती है। इसके पीछे काफी सारे रीजंस होते हैं अलग अलग, वो हम अलग से पढ़ेंगे। सबसिस्टेंस फार्मिंग का आपको मतलब पता ही है कि जो फार्मर्स होते थे वो क्या कहते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपनी लाइफ स्टाइल को मतलब अपनी फैमिली को खाने पे खिलाने पिलाने के लिए जितना मतलब उनको फसल जरूरत है, अनाज जितना चाहिए उतना ही वो करते थे। फार्मिंग प्रॉफिट के पर्पज से, प्रॉफिट कमाने के पर्पज से वो फार्मिंग नहीं करते थे। उसके बाद जो तीसरी प्रॉब्लम है वो है टेक्निकल प्रॉब्लम। टेक्निकल प्रॉब्लम से उसमें क्या क्या चीजें हैं देखिए।
ऑब्सोल्यूट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो हमारी टेक्निक है प्रोडक्शन की वो बहुत ज़्यादा ही पुरानी है, ऑब्सोल्यूट है, उतनी ज़्यादा कारगर नहीं है। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, यानी कि आपने पढ़ा था कि जो किसान होते हैं वो बारिश पर निर्भर रहते हैं, रेनफॉल पर, तो हमारे पास इरिगेशन के टेक्निक्स नहीं थे। उसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न जो था हमारा वो भी उतना ज़्यादा नहीं था। क्रॉपिंग पैटर्न होता है कि किस तरीके से आप क्रॉप को उगाते हो, यानी कि एक एग्जांपल अगर हम लें तो क्रॉपिंग पैटर्न में एक पैटर्न फॉलो होता है कि इन 3 महीनों में ये वाले अनाज उगाए जाएंगे, उसके बाद अगले 3 महीनों में दूसरे टाइप के, उसके बाद अगले महीने में दूसरे टाइप के। तो एक तरीके का पैटर्न फॉलो किया जाता है हर कंट्री में, हर स्टेट में अलग-अलग। तो हमारा जो एक तरीके से क्रॉपिंग पैटर्न था वो कहीं न कहीं एक टेक्निकल प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा था, यानी कि उस क्रॉपिंग पैटर्न से हमें उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को नहीं मिल रही। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, यानी गवर्नमेंट ने जो प्लान्स बनाए उसके थ्रू गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। तो क्या है बेसिक रिफॉर्म? सबसे पहले हम लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि जमीन को लेकर कौन कौन से रिफॉर्म्स किए गए। उसके बाद कुछ जनरल रिफॉर्म्स किए गए, ठीक है। उसके बाद हमारा एक टॉपिक आएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन का, ठीक। तो चलो लैंड रिफॉर्म के बारे में देख लेते हैं एक बार डिटेल में। Land reforms refers to changes brought about in the agrarian structure through direct intervention by the state। देखो लैंड रिफॉर्म्स क्या है, लैंड रिफॉर्म्स किसको कहेंगे? लैंड रिफॉर्म कहेंगे उन चेंजेस को जो कि गवर्नमेंट यानी स्टेट के इंटरवेंशन से, डायरेक्ट इंटरवेंशन से लाए गए कुछ चेंजेस जो हमारे एग्रेरियन स्ट्रक्चर के अंदर, हमारे जो एक तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर का जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर कुछ चेंजेस लाए गए जो कि स्टेट के डायरेक्ट इंटरवेंशन से लाए गए। उन चेंजेस को हम लैंड रिफॉर्म्स के फॉर्म में देखते हैं। क्यों लाए गए? टू इंक्रीज इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, ताकि इफिशियंसी जो है वो इंक्रीज हो और प्रोडक्टिविटी बढ़े। इफिशियंसी यानी कि एक जमीन के ऊपर मान लो एक पर्टिकुलर 100 एकड़ की जमीन है, तो उसके ऊपर मान लो हम कितने ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसकी इफिशियंसी को कितना ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। यस सर। एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरी, जो इंटरमीडियरीज होते थे, जो एक तरीके से जमींदार होते थे, जो खुद को खेती करते नहीं थे, सीनेंट से करवाते थे और प्रॉफिट सारा आ जाते थे, और किसान थे वो बेचारे, उनको कुछ नहीं मिल पाता था, तो वो सही से काम नहीं करते थे, वो भी मन लगा के काम नहीं करते थे। तो इंटरमीडियरीज को हटाया गया लैंड रिफॉर्म लाकर, और जो किसान होते थे डायरेक्ट जमीन जो है वो उनको दी गई। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, एक देखो क्यों किया गया इसको? क्योंकि जो पॉलिटिकल विल होता है ना इस सेक्टर को लेकर वो कम था, ठीक है। तो उसको इंक्रीज करने के लिए भी लैंड रिफॉर्म्स किए गए। प्रॉब्लम्स ऑफ वॉलेंटरी सरेंडर बाय टीनेंट्स, कुछ प्रॉब्लम्स थी जो टीनेंट्स होते थे वो अपने आप वॉलेंटियरली सरेंडर कर दिया करते थे, यानी कि जो उनके साथ प्रॉब्लम्स हुआ करते थे किसानों के साथ उनको भी क्लियर करने के लिए ये रिफॉर्म्स किए गए। इनएडिक्वेट प्रूफ ऑफ टेनेंसी, और दूसरी बात जो टेनेंसी मिलती थी जमीन खेती करने के लिए, एक तरीके से जितने दिनों के लिए तुम्हें एक अधिकार मिलता था, टेनेंसी मिलता था, कितने दिनों तक आप यहाँ पर खेती कर सकते हो, उसके लिए जो प्रूफ होते थे वो भी इनएडिक्वेट होते थे, यानी कि एक तरीके से जितना प्रूफ हमें चाहिए तो रिक्वायरमेंट से कम होते थे, तो इसमें भी प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। बहुत सारी दिक्कतें थी, जो किसान होते थे, जो छोटे किसान, गरीब किसान होते थे, उनको बड़ी दिक्कतें होती थी, और जो जमींदार होते थे वो ज्यादा यहाँ पर करवा देते थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ लैंड रिफॉर्म्स करे और इंटरमीडियरीज को हटाया और किसानों को जो है डायरेक्ट जमीन प्रोवाइड कराई, ताकि वो प्रोडक्शन को बढ़ा सके और इफिशियंसी इंक्रीज हो। कुछ जनरल रिफॉर्म्स आते हैं, उनमें क्या किया गया? एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, यानी इरिगेशन की जो फैसिलिटीज थी उसको एक्सपेंड किया गया, बढ़ाया गया। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट के लिए प्रोविजन किए गए, क्रेडिट यानी कि लोन वगैरह कराने के लिए गवर्नमेंट क्या कि छोटे-छोटे सरकारी बैंक वगैरह खोलने शुरू कर दिए, और गवर्नमेंट की तरफ से जो है लोगों को, किसानों को जो है एक तरीके से एग्रीकल्चर के लिए, खेती करने के लिए लोन प्रोवाइड होने लग गए। ये सब प्रोविजन गवर्नमेंट ने किए। रेगुलेटेड मार्केट्स एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज को देखो, रेगुलेटेड मार्केट्स ऐसी मार्केट जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही हो, और कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज, कोऑपरेटिव्स होते हैं जो सभी लोग आपस में मिलकर काम करते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है, यहाँ पर लोग खुद ही आपस में मिलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और एक कोऑपरेटिव तरह ये काम करते हैं, तो इन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहा जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो जैसे अमूल है, अमूल क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेटिव है। तो जो सभी लोग हैं वो सब मिलकर एक तरीके से एक बहुत बड़ी चेन बनाकर पूरे इंडिया में अमूल मिल्क को प्रोवाइड कराते हैं। तो इसी तरीके की जो रेगुलेटेड मार्केट और कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज हैं उनको बनाया गया, उनमें रिफॉर्म लाया गया ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाया जाए।
सपोर्ट प्राइस पॉलिसी बताया था आपको कि सपोर्ट प्राइस जो होती है उसके लिए अलग अलग पॉलिसी बनाई गई है, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह होता है कि जैसे इसके बारे में आपको पहले ही बताया गया था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। अगर मान लो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो जो फसल होता है उसकी जो कीमत होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा होने की वजह, डिमांड तो उतनी ही रहेगी लेकिन सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, प्राइस कम हो जाता है। तो इससे जब प्राइस कम हो जाता है तो किसानों को बहुत नुकसान होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखती है, ताकि उस जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है वो प्रोडक्शन से पहले ही फिक्स कर दिया जाता है। समझ रहे हो, साल के स्टार्टिंग में ही फिक्स कर दिया जाता है। हाँ सर, उसके पता बाद जब पता। प्रोडक्शन हो जाता है तब गवर्नमेंट उस यस। पहले फिक्स किए गए रेट पर उस जो अनाज है उसको यस। खरीद लेती है और फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जनता में गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। यस। ठीक है, तो ये थे रिफॉर्म्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर में किए गए। एक बड़ा एक तरीके से टर्न आया था एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें अगर हम 1965 के बाद एक टर्न आया था जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम दिया। मतलब एक ऐसा टर्न आया जिसको एक रिवॉल्यूशन कह दिया गया। तो चलिए देखते हैं जरा ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, इसको रिवॉल्यूशन क्यों कहते हैं। द HYV NAS और ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 1965। तो जो एक तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो 1965 के अक्टूबर में लॉन्च हुआ। यूज ऑफ पैकेज इनपुट्स, इसमें पैकेज इनपुट्स का यूज करने के लिए कहा गया। साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, पहले जो क्रॉप पैटर्न होता था उसमें साइंटिफिक रोटेशन को ऐड किया गया। साइंटिफिक रोटेशन क्रॉप जो है वो एक ऐसा रोटेशन होता है इसमें वो रोटेट करते रहते हैं फसलों को, क्रॉप्स को, कि अब ये वाले फसल उसके बाद दूसरे टाइप के, तीसरे टाइप के, ताकि अलग अलग टाइप के जिस क्रॉप को जैसा न्यूट्रिशन चाहिए वो वैसा न्यूट्रिशन ले लेता है। दूसरा क्रॉप जब हम प्रोडक्शन करते हैं उसी जमीन पर तो उसको अलग टाइप के उसकी मिनरल्स की रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप को यहाँ पर अप्लाई किया गया। माइनर इरिगेशन वर्क्स वर टेकन अप, यानी कि जो छोटे छोटे इरिगेशन के काम थे वो भी आगे मतलब लाए गए, उनको भी आगे बढ़ाया गया। राइज इन प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ी। इंक्रीज इन इनकम, इससे इंक्रीज जो इनकम है वो भी इंक्रीज हुआ और इससे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुआ। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, एक तरीके से 1965 से शुरू होता है और देश के अलग अलग पार्ट में ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है। इसमें बेसिकली जो गेहूं और चावल होते हैं ना उसको उसके प्रोडक्शन की बात की जाती है। ग्रीन रिवॉल्यूशन में गेहूं और चावल, व्हीट और राइस के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला था। तो हमने क्या किया था, HYV सीड्स का यूज किया था, राइट। अब कुछ अचीवमेंट्स देख लेते हैं इसके, ग्रीन रिवॉल्यूशन के कुछ अचीवमेंट्स। राइज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, क्लियर है कि जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी था वो बढ़ा। इनकम इंक्रीज हुआ। कमर्शियल फार्मिंग जो है वो शुरू होने लग गई और उसमें भी इंक्रीज आया। इम्पैक्ट ऑन सोशल रिवोल्यूशन, यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, HYV सीड फर्टिलाइजर, जो एक तरीके से हम देखते हैं कि सोशल रिवोल्यूशन भी हुआ, यानी कि सोसाइटी पर भी एक इम्पैक्ट पड़ा। जो लोग थे, जो किसान थे, जो नई टेक्नोलॉजी का, अलग सीड्स का, फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करना पसंद करते थे पहले, वो अब न्यू टेक्निक्स का, HYV सीड्स का और फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा का यूज करने लग गए। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज हुआ और सब्सटेंशियल राइज इन एवरेज, एक तरीके से अगर हम एवरेज की बात करें तो प्रोडक्शन जो है वो भी लगातार एवरेज में इंक्रीज होता गया। सब्सटेंशियल राइज यानी कि लगातार हमें एक इंक्रीज देखने को मिला। कुछ फेलियर्स भी रहे हैं। अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो सिर्फ इसकी पॉजिटिव नहीं बल्कि इसकी नेगेटिव भी हैं। देखते हैं जरा कि इनके फेलियर्स क्या रहे या डिसएडवांटेज या नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहे हैं। तो रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड क्रॉप्स एंड एरिया सच एज टू क्रॉप्स व्हीट एंड राइस, जैसे आपको बताया गया था अभी कि ये व्हीट और राइस जो है उसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की जहां तक बात करते हैं हम, तो हमें बस इतना पता लगता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में व्हीट और राइस का जो है प्रोडक्शन तो बहुत बढ़ गया था, लेकिन बाकी जो क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्शन उतना नहीं इंक्रीज हुआ। तो एक तरीके से कुछ यानी दो ही क्रॉप्स को तक लिमिटेड रह गया, पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड आंध्र प्रदेश। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये जो ग्रोइंग स्टेट्स थे, जो एक तरीके से व्हीट और राइस ग्रोइंग स्टेट है, वहीं तक सीमित रह गया, जो कि कौन कौन से हैं, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है और आंध्र प्रदेश है। तो क्या है, इन स्टेट्स को, इन राज्यों को तो प्रॉफिट मिला, अच्छा प्रॉफिट मिला, पंजाब को, हरियाणा को सबसे ज्यादा, यूपी को, आंध्र प्रदेश को भी ग्रीन रिवॉल्यूशन से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ और सिर्फ व्हीट और राइस में। लेकिन बाकी जो स्टेट्स हैं उनमें इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। तो इसीलिए इसको कहा जाता है पार्शियल रिमूवल यस। ऑफ पॉवर्टी, यानी कि इसने गरीबी को हटाया तो, लेकिन पार्शियल फॉर्म में हटाया, यानी कि पूरी तरीके से नहीं हटाया बल्कि पार्शियल। जो लोग होते हैं, जो इतने सारे स्टेट्स थे इंडिया के, तो कुछ ही स्टेट्स के कुछ लोगों की जो गरीबी थी वही इससे दूर हो पाई, सभी की नहीं हो पाए। निगलेक्टेड लैंड रिफॉर्म्स, इसने लैंड रिफॉर्म्स को निगलेक्ट कर दिया, यानी लैंड रिफॉर्म में इसका कोई इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला।
इंक्रीज इन इनकम डिस्पैरिटी बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स। देखो छोटे किसान और बड़े किसान के अंदर जो डिस्पैरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने को यहाँ पर हमें देखने को मिला। कि देखो कुछ एरिया में जो किसान होते थे जिनको ग्रीन रिवॉल्यूशन से प्रॉफिट हुआ, और जो बड़े किसान थे उनको तो बहुत अच्छा सही ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया, वो अच्छा कमा लिए। लेकिन जो छोटे किसान थे उनको इतना ज़्यादा प्रॉफिट इसमें नहीं हो पाया, और उनकी इनकम के बीच में फिर से डिस्पैरिटी यानी गैप आ गया। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, अगर हम यहाँ पर देखें तो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी हुआ, यानी कि एनवायरनमेंट को भी इससे नुकसान हुआ, क्योंकि हमने फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया। फर्टिलाइजर जो है केमिकल से बनाए जाते हैं, HYV सीड्स का यूज़ किया, न्यू टेक्निक्स का यूज़ किया, तो उससे एनवायरनमेंट पे, इकोलॉजी पे भी इफेक्ट देखने को मिला, जो कि एक तरीके से इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन की फॉर्म में देखने को मिलता है, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट में काउंट होता है। तो ये था पूरा एग्रीकल्चरल सेक्टर, जिसके हमने फीचर्स देखे, और उसके बाद कुछ जो प्रॉब्लम्स थी वो देखें, फिर उनमें क्या क्या रिफॉर्म किए गए वो देखा हमने, और उसके बाद एक टर्न आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, जिसके पॉजिटिव इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही यहाँ पर देखे। अगला जो हमारा टॉपिक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडस्ट्री। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हमारा जो बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसका क्या रोल है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के फीचर्स क्या थे, और फिर किस तरीके से हमारी इंडस्ट्री ने ग्रो किया। इसके बाद हम फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, और इससे पहले हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा है। तो चलो रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर देखते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री को डेवलप करने में। ठीक है, जो इंडस्ट्रियली वेल डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, इकोनॉमीज होती हैं, वो इकोनॉमिकली बहुत अच्छी होती हैं, यानी प्रोस्पेरस होती हैं। रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हम देख सकते हैं कि मीटिंग एवर राइजिंग डिमांड, जो भी डिमांड्स राइज हो रही होती हैं इकोनॉमी में, उन सबको कौन सप्लाई करता है, कौन पूर्ति करता है डिमांड्स की? इंडस्ट्री सेक्टर। क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर है ये ऐसा सेक्टर है जिससे हम प्रोडक्ट को बना पाते हैं और उसके बाद मार्केट में उसको सेल कर पाते हैं। रेजिंग पीपल्स इनकम, इससे लोगों की जो इनकम है वो भी इंक्रीज होती है। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है इसके अंदर अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ का बहुत अच्छा पोटेंशियल होता है, यानी कि बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है, हाई पोटेंशियल है ग्रोथ का। यदि अगर हमें इकोनॉमी की ग्रोथ के बारे में बात करनी है तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में होता है। की टू हाई वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स, वॉल्यूम जो एक्सपोर्ट है बेसिकली, अगर हमारे देश से दूसरे देश में कुछ सामान बेचना है, हमें एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए भी एक जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो हमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है उसमें भी। प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, ये तो नॉर्मली सबको पता होगा कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है उसमें सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। लीड्स टू मॉडर्नाइजेशन, और लास्ट पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन का, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को यूज़ करते हैं। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो हमें मॉडर्नाइजेशन की ओर लेके जाता है, यानी कि देखो इंडस्ट्री में बहुत सारी नई नई टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, मशीन्स का यूज़ किया जाता है, और इससे लोगों की लाइफ स्टाइल जो है वो भी चेंज होती है, तो उससे मॉडर्नाइजेशन आता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ प्री कंडीशन फॉर द फाइनल टेक ऑफ एन इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है आपको, कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वो एक प्री कंडीशन है। अगर किसी देश की इकोनॉमी, किसी कंट्री की इकोनॉमी को फाइनली ऑफ करना है, हमें उसको आगे बढ़ाना है, ग्रो करना है, तो उसके लिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वो एक प्री कंडीशन है, यानी पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा, तभी देश की जो इकोनॉमी है, कंट्री की इकोनॉमी है, वो आगे बढ़ेगी। अब हम बात करें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस की, अगला हेडिंग है हमारा, कि आज़ादी से आज तक हमारे देश में इंडस्ट्री को लेकर क्या क्या डेवलपमेंट इस सेक्टर में हुआ। The share of industrial sector in the GDP has increased up to 20% in 2013-14। 2013-14 का डेटा ये कहता है कि जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो एक शेयर है वो 20% तक इंक्रीज हुआ है। द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट चेंजेस हैव टेकन प्लेस, और बहुत सारे अलग अलग जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, क्वालिफाइड एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि पावर की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, या
बैंकिंग सेक्टर के बारे में, फाइनेंस सेक्टर के बारे में, या हमें क्वालिफाइड और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज जो मिले हैं, ये सभी डेवलपमेंट, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ये सभी देखने को हमें मिला है। मच प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट की अगर फील्ड की बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हमें प्रोग्रेस देखने को मिला है। पब्लिक सेक्टर जो है उसका एक्सपेंशन हुआ है और पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा मिला है एक तरीके से। बिल्डिंग अप ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है वो भी एक तरीके से सामने आई है और उसमें भी बढ़ावा आया है, वो भी ग्रो की है। ग्रोथ ऑफ नॉन इसेंशियल कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज, जो नॉन इसेंशियल कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिला है। तो बेसिकली ये डेवलपमेंट्स हुए हैं, ये चेंजेस आए हैं आज़ादी से आज तक। हमें पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस और क्वालिफाइड स्किल ह्यूमन रिसोर्सेज मिले। रिसर्च डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिला। पब्लिक सेक्टर का एक्सपेंशन हुआ, कैपिटल गुड इंडस्ट्री और कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिली है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कुछ प्रॉब्लम्स भी रही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, तो वो क्या क्या रही, देखो उसमें सबसे पहला है सेक्टरल इम्बैलेंस, दूसरा है रीजनल इम्बैलेंस, तीसरा है इंडस्ट्रियल सिकनेस। तो क्या प्रॉब्लम्स थी बेसिकली? सेक्टरल इम्बैलेंस यानी कि एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हैव फेल्ड टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए हमारे कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाने के लिए, वो उतने तरीके से कारगर साबित नहीं हो पाई। और एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर के एक तरीके से लैकनेस की वजह से, कमी की वजह से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है हमारा वो उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया। रीजनल इम्बैलेंस का क्या मतलब है? रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू स्टेट्स। देखो फैक्ट्री जो इंडस्ट्री जो इस्टेब्लिश हुई भी तो वो भी कुछ ही स्टेट्स में इस्टेब्लिश हो पाए तो इसलिए फ्यू स्टेट्स में वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई, सभी स्टेट्स में इंडस्ट्रीज नहीं आ पाए। इंडस्ट्रियल सिकनेस का क्या मतलब है? इंडस्ट्रियल सिकनेस की वजह से विच रेज्ड द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सिकनेस थी, यानी कि इंडस्ट्री में काम करना या इंडस्ट्री को यूज़ करना एक तरीके से उसकी तरफ जो है ध्यान नहीं दिया जाता था। लोग भी एक तरीके से, हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स भी नहीं थे और भी बहुत सारी कमियां थी जो एक इंडस्ट्रियल सेक्टर को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो उनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा। लोगों को इंडस्ट्री में काम करने की नॉलेज उतनी होती नहीं थी, स्किल्स वगैरह उतनी होती नहीं थी, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी उसकी प्रॉब्लम देखने को मिली। हायर कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ड्यू टू लैक ऑफ हेल्दी कंपटीशन। तो देखो जो कॉस्ट होता है बेसिकली किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का, वो जितना कम हो उतना अच्छा होता है, क्योंकि कॉस्ट कम होगा तभी उसका प्राइस कम होगा और तभी उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी। लेकिन अगर किसी का कॉस्ट ही ज़्यादा हो गया, उसको बनाने में ही ज़्यादा पैसा लग गया, तो उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसलिए उसकी डिमांड जो है वो इनडायरेक्टली कम हो जाती है। अब इसकी वजह से हायर कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की वजह क्यों था? क्योंकि हेल्दी कॉम्पिटिशन जो है वहाँ पे नहीं था। तो लैक ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन, जो हाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का कॉस्ट था वो हायर था। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहे हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो। फॉर देखो टैक्स को या ड्यूटी को रिड्यूस करने के लिए और इम्पोर्ट को ईजियर बनाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज बनाती है। तो गवर्नमेंट ने जो जो पॉलिसीज बनाई, अभी हम पढ़ेंगे आगे पॉलिसी के बारे में कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने भी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन लाया था। तो वो जो पॉलिसी थी वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ में एक तरीके से रुकावट बन के सामने आई, जिसके बारे में अलग अलग डिबेट्स हैं। कुछ का मानना है, कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि उस पॉलिसी की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो आज उतना ग्रो नहीं कर पाया जितना कर सकता था, बट कुछ का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो डिबेट्स हैं, बट हमें ये जानना है कि जो टैक्स और ड्यूटी वगैरह होती है वो अगर कम रहे, वो आसान हो, अगर इम्पोर्ट ईजी हो, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ग्रो करता है। बट इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड था हमारा, तो उसकी वजह से इसमें थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की जहाँ तक हम बात करते हैं उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रही। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, यानी कि कैपेसिटी का जितना यूज हो सकता था उतना नहीं हो पाया। इंक्रीजिंग कैपिटल आउटपुट रेशो। कैपिटल आउटपुट रेशो का मतलब होता है कि कितना आपने कैपिटल लगाया और उससे कितना आपको आउटपुट मिला, यानी कि एक तरीके से ऐसे समझ लो कितने रुपए लगाने पर कितने का प्रॉफिट हुआ। तो वो जो रेशियो था वो एक तरीके से ज़्यादा था, यानी कि ज़्यादा कैपिटल लगाना पड़ता था और आउटपुट कम मिलता था। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स रहे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर। नेक्स्ट जिसके बारे में अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन गवर्नमेंट ने कराया था 1956 में, तो चलो उसके बारे में देख लेते हैं क्या है। Industrial policy is an important instrument through which the government regulates the industrial activities in an economy. The 1956 resolution laid down the following objectives of industrial policy. देखो इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन पॉलिसी रिजोल्यूशन क्या है? ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होती है। गवर्नमेंट इसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, एक टूल की तरह यूज करती है। क्या करती है इससे? गवर्नमेंट रेगुलेट करती है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को। गवर्नमेंट क्या करती है? इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को रेगुलेट करती है इकोनॉमी में। अब इंडस्ट्रियल जो रेजोल्यूशन पॉलिसी 1956 में आई उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे वो देखते हैं जरा।
टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ग्रोथ को एक तरीके से एक्सेलरेट करना है। जैसे गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है ना, एक्सेलरेट करते हैं तो गाड़ी जो है वो आगे बढ़ती है। तो इसी तरीके से इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये पॉलिसी लाई गई थी। टू डेवलप हैवी इंडस्ट्रीज, और हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए लाई गई थी। पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड करने के लिए, और जो डिस्पैरिटी थी इनकम और वेल्थ को लेकर, जो एक तरीके से भेद था, कोई बहुत अमीर कोई बहुत गरीब, उस डिस्पैरिटीज को कितने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, ये ऑब्जेक्टिव रहा इसका। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट मोनोपोलीज एंड कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम इन द हैंड्स ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि जो एक तरीके से इनकम और वेल्थ की अगर हम बात करते हैं, वेल्थ और इनकम की, तो यानी कि धन दौलत और तनख्वाह सैलरी वगैरह जो है वो कुछ ही लोगों के हाथों में, कुछ ही मेंबर्स के हाथों में कंसेंट्रेट ना हो जाए, यानी ऐसा ना हो कि जो इनकम और वेल्थ है उस पर कुछ ही लोगों का एक तरीके से दबदबा हो जाए, और कुछ लोग तो बहुत अमीर हो जाएं और बाकी जो देश के सभी लोग हैं वो गरीब रहे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, मोनोपोली को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ये पॉलिसी लाई थी कि ऐसा ना हो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएं और बाकी लोग गरीब और पिछड़े रह जाएं। फीचर्स देखते हैं जरा इस पॉलिसी के क्या कह रहे हैं। न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इस फीचर का इस पॉलिसी का सबसे पहला फीचर है, इसने क्या किया कि इंडस्ट्रीज का एक नया क्लासिफिकेशन किया। अब किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया, ये पहले भी आपको बताया था, 3 शेड्यूल बनाए गए थे, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। ठीक है, तीनों शेड्यूल्स में अलग अलग इंडस्ट्रीज को रखा गया। देखो शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज को लिस्ट किया गया, हुज फ्यूचर डेवलपमेंट वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, यानी कि उन 17 जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी, स्टेट के ऊपर होगी। और ये जो इंडस्ट्रीज थी ये बेसिकली जो नेशनल इंटरेस्ट की इंडस्ट्रीज थी वो इसमें लाके रखी गई थी, इसमें लिस्ट की गई थी। नेक्स्ट है 12 इंडस्ट्रीज वर इंक्लूडेड इन शेड्यूल बी, शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज को इंक्लूड किया गया। प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर विद द स्टेट टेकिंग सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टार्टिंग न्यू यूनिट्स। तो इसमें क्या था कि जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, एक तरीके से पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर, तो इस वाले में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, और जो एक तरीके से नई यूनिट्स को स्टार्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो स्टेट का रहेगा। ठीक है, तो इसमें दोनों ही काम करेंगे, प्राइवेट भी गवर्नमेंट भी मिक्स होगा, और जो नई यूनिट्स को स्टार्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी वो स्टेट की होगी, यानी पब्लिक सेक्टर की होगी। शेड्यूल सी में क्या है देखो, अदर रेजिडुअल इंडस्ट्रीज वर लेफ्ट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर। इन 17 और इस 12 के अलावा जितने भी इंडस्ट्रीज बच गई, जो भी रेजिडुअल इंडस्ट्रीज हैं उन सभी को इस थर्ड सेक्टर शेड्यूल में रख दिया गया, और ये किसके लिए ओपन छोड़ दिया गया, प्राइवेट सेक्टर के लिए। कहा गया कि अब इन इंडस्ट्रीज में, इन चीज़ों में जो प्राइवेट सेक्टर है वो आगे काम कर सकते हैं, अपनी अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो देखो ये हमने पढ़ा है सबसे पहला फीचर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का पहला फीचर था कि इसने क्लासिफाई किया 3 शेड्यूल में। इसका दूसरा फीचर देखो, स्ट्रेस ऑन द रोल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सेकंड फीचर ये है कि इसने रोल जो कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। इंडस्ट्रियल, अब ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है ये, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इसको लाइसेंसिंग पॉलिसी कहा जाता है। तो इंडस्ट्रीज इन प्राइवेट सेक्टर वुड बी इस्टेब्लिश ओनली थ्रू अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, तो वो आप तभी कर सकते हो जब आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस मिल पाएगा। तो लाइसेंसिंग पॉलिसी आई थी। उसके बाद ये भी इसी 1956 रेजोल्यूशन के तहत है सभी। इंडस्ट्रियल कंसेशंस, अब इंडस्ट्रियल कंसेशंस क्या है, वर ऑफर्ड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन्स टू द ऑफ द कंट्री सच एज टैक्स रिबेट एंड कंसेशनल रेट्स फॉर पावर सप्लाई। देखो अब इंडस्ट्रियल कंसेशंस जो है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ एरिया में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, प्राइवेट कंपनीज को एक तरीके से ये कहा गया कि अगर आप देश की बैकवर्ड स्टेट्स में जाकर, बैकवर्ड रीजन्स में जाकर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हो तो आपको इंडस्ट्रियल कंसेशन मिलेगा, छूट दी जाएगी बेसिकली। टैक्स रिबेट में आपको टैक्स मतलब कम देना होगा, और जो पावर सप्लाई होता है उस वजह से बिजली का बिल जो है उस पर जो पर यूनिट चार्ज होता है वो भी आपका कम होगा, एक तरीके से कंसेशन मिलेगा। तो जैसे फी कंसेशन होता है ना, फीस कम हो जाती है, तो उसी तरीके से इंडस्ट्रियल कंसेशन है कि अगर आप बैकवर्ड रीजन्स में जाकर, बैकवर्ड एरिया में जाकर कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं तो वहाँ पर आपको टैक्स कम लगेगा, और जो पावर सप्लाई की पर यूनिट चार्ज है वो भी कम होगा। तो ये कंसेशन गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 के तहत दी थी। इसके 4 फीचर्स हमने पढ़े। पहला क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, दूसरा स्ट्रेस ऑन कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तीसरा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, चौथा इंडस्ट्रियल कंसेशन।
अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक सेक्टर का। तो देखो पब्लिक सेक्टर के बारे में देखते हैं। पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, owned by the government and managed either by the government or itself or by some other agencies on behalf of the government। देखो तो पब्लिक सेक्टर क्या होता है बेसिकली, वो इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एंटरप्राइजेस, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस जो गवर्नमेंट ओन करती है। एक मिनट, नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर। हेलो, पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट all the industrial and commercial enterprises which are owned by the government and managed either by the government itself or other agencies on behalf of the government। यानी कि कुछ जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एंटरप्राइजेस होती हैं जो गवर्नमेंट ने ओन किया हुआ है, ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, और या तो गवर्नमेंट खुद उसको मैनेज कर रही है या फिर कोई दूसरी एजेंसी है जो कि गवर्नमेंट की बिहाफ पर उसको मैनेज कर रही है, तो वो पब्लिक सेक्टर कहलाता है। रोल देखते हैं पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, लैक ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। अब इसमें देखो जो कैपिटल विद प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, हमारे जो रोल है एक तरीके से हमारे पास है, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, प्राइवेट बिजनेसमैन है, उनकी कमी होने की वजह से, उनके पास कैपिटल की कमी होने की वजह से जो है पब्लिक सेक्टर एक तरीके से हेल्पफुल होता है। क्योंकि हमारा जब आज़ाद हुआ थे हम, तब से आज तक, मतलब तब जो है स्टार्टिंग के टाइम में प्राइवेट सेक्टर के पास इतना ज़्यादा पैसा, इतना कैपिटल नहीं होता था, तो पब्लिक सेक्टर की जो है वहाँ पे हेल्प, पब्लिक सेक्टर जो है वो एक मेन रोल प्ले कर रहा था। लैक ऑफ इंसेंटिव अमंग द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, डिमांड ड्यू टू लिमिटेड साइज ऑफ द मार्केट। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मार्केट का जो साइज था वो भी कम था, जिसकी वजह से जो इंसेंटिव होने चाहिए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के बीच में डिमांड का, वो कम था। ठीक है, उसमें भी तो वहाँ भी पब्लिक सेक्टर जो है वो काम कर रहा था। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, अब देखो हमने जो पैटर्न अपनाया था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो उसमें हमने सोशलिस्टिक पैटर्न अपनाया था। अब मेन एम ऑफ गवर्नमेंट इज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट रेदर देन प्रॉफिट। तो सोशलिस्टिक पैटर्न में क्या होता है, गवर्नमेंट का जो एम होता है वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है, ना कि प्रॉफिट कमाना। तो हमारे सोशलिस्टिक पैटर्न की वजह से ये पब्लिक सेक्टर जो है एक तरीके से हेल्पफुल हो रहा था। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया गया। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज को डेवलप किया गया। टू प्रिवेंट कंसेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर को कंसेंट्रेट होने से प्रिवेंट करने के लिए पब्लिक सेक्टर जो है वो एक तरीके से काम आया। ऐसा ना हो कि सारी इकोनॉमिक पावर जो है वो कुछ लोगों के पास जाकर एक तरीके से जमा हो जाए, कंसेंट्रेट हो जाए। इसको रोकने के लिए पब्लिक सेक्टर जो है वो सामने आता है। टू प्रमोट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन हमने पढ़ा था कि जिन चीज़ों को हम खुद अपने देश में प्रोड्यूस कर सकते हैं उनका इम्पोर्ट नहीं करेंगे, तो उस चीज़ को भी प्रमोट करने के लिए, उनको प्रोडक्शन करने के लिए पब्लिक सेक्टर ने एक मेन रोल प्ले किया। अब इसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स थी पब्लिक सेक्टर के साथ भी, देखो वो प्रॉब्लम्स क्या है। अनप्रिडिक्टेबल प्राइसिंग, अगर प्राइस की बात करें तो वो प्रिडिक्ट नहीं हो सकती है। ओवर स्टाफिंग, हमारे पास काम करने वाले लोग जो है वो ज़्यादा थे। मैनेजमेंट गैप्स, मैनेजमेंट को लेकर अगर हम देखें तो मैनेजमेंट उतना ज़्यादा ठीक नहीं हो पा रहा था। अंडर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैप्स, और उसकी जो न्यूट्रलाइजेशन थी, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ गैप्स, तो जो भी गैप्स थे उसको यूज़ भी सही से नहीं कर पा रहे थे। इनएडक्वेट ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी भी कैसी थी, इनएडक्वेट थी। ऑटोनॉमी मतलब कि किसी डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है उसको ऑटोनॉमी कहते हैं, तो वो भी ठीक इसमें इनएडक्वेट थी, एडक्वेट नहीं थी। हाई लॉसेस, हमें लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है पब्लिक सेक्टर में। बर्डन ऑफ सिक यूनिट्स, और जो सिक यूनिट्स होते हैं, जो बेसिकली ऐसे यूनिट्स होते हैं जो लॉस में जा रहे होते हैं, तो उनका जो बर्डन है वो भी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में एक तरीके से होता है। पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी स्कूल हो गए, सरकारी हॉस्पिटल हो गए, सरकारी कॉलेजेस हो गए, सरकारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सरकारी इंडस्ट्रीज जितनी भी हो गई, वो सभी पब्लिक सेक्टर में आ जाती हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम्स रही हैं। अच्छा, उसके बाद बात आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है इज प्रेजेंटली डिफाइंड एज वन हु इन्वेस्टेड हुज इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट के उस पर देखें, देखो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना, इसकी डेफिनेशन टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो कभी 1 करोड़ हुआ करती थी, अभी 5 करोड़ है, ये हो सकता है अभी बढ़कर 10 करोड़ हो गई हो। ठीक है, 2020 में, क्योंकि ये जो डेटा है ये आपकी बुक में से है, और वो जो बुक है वो 2011, 12, 14, 15 तक का डेटा ही देती है, एनसीईआरटी बेसिकली। तो हमें ये ध्यान में रखना है, क्योंकि जो एनसीईआरटी में लिखा है हमारे लिए वो डेटा इंपॉर्टेंट है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उसको कहेंगे जिसका इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 करोड़ से नीचे हो, यानी कि ईयरली इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो वो इंडस्ट्रीज जो साल में 5 करोड़ इन्वेस्ट करती है या उससे कम इन्वेस्ट करती है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जरा, या रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज।
लेबर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, देखो स्मॉल छोटी छोटी जो कंपनीज होती हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती हैं, तो वो बेसिकली लेबर इंटेंसिव होती है, वो कैपिटल इंटेंसिव नहीं होती, क्योंकि उनके पास उतना ज़्यादा कैपिटल ही नहीं होता इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होती हैं। उस दूसरी तरफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती हैं, लोग अपना खुद का भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेस कैपिटल इंटेंसिव बहुत कम होता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें आपको प्रमोशन मिलती है यहाँ पर। सीड बेड्स फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, और अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें तो उनको भी इससे प्रॉफिट होता है। वो उस लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो सीड बेड्स की तरह काम करती हैं, एक तरीके से उनको हेल्प करती हैं। शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, और अलग अलग एरिया में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हेलो, बोलो। सर सीड बर्ड्स का मीन्स आपने क्या बताया? सीड बर्ड्स, सीड बेड्स मतलब कि सीड बर्ड्स का मीनिंग, लार्ज हाँ। स्केल इंडस्ट्रीज को हेल्प करते हैं, एक तरीके से हेल्पर समझ लो। तो जो, ओके ओके ओके, जैसे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें सामान बनता हाँ है, सर समझ गया समझ और गया। फिर उनसे वो सामान बड़ी इंडस्ट्रीज में जाता है, फिर वहां पर वो एक ओके तरीके से जो बड़े लेवल के काम होते हैं वो होते हैं। Clear? ओके ओके सर, समझ गया, तो यस यस यस। लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, अगर अलग अलग लोकेशन में ये फ्लेक्सिबल होते हैं। नेक्स्ट, अब भाई इसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? डिफिकल्टी ऑफ फाइनेंस, सिंपल सी बात है, इनके पास पैसा ही कम होता है तो इसलिए फाइनेंस में डिफिकल्टी देखने को मिलती है। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज होता रहता है। दूसरी तरफ डिफिकल्टी ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग में भी इनको डिफिकल्टी देखने को मिलती है। आउटडेटेड मशीन्स एंड इक्विपमेंट, ज़्यादा कैपिटल ना होने की वजह से, इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से इनकी जो मशीन्स हैं और इक्विपमेंट्स हैं वो एक तरीके से अपडेटेड नहीं रहती हैं, आउटडेटेड पुरानी मशीन्स का ही यूज़ करते रहते हैं। कंपटीशन फ्रॉम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, और दूसरी तरफ एक जो बड़ी दुविधा रहती है वो ये रहती है कि इनको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के साथ भी कंपटीशन करना पड़ता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट ये बना रहे हैं वही प्रोडक्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल पर बनाती हैं, तो दोनों में एक तरीके से कंपटीशन रहता है, जिसकी वजह से जिसमें जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं कई बार। तो ये था बेसिकली हमारा इंडस्ट्री का टॉपिक, जिसमें हमने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, डेवलपमेंट पढ़ा, कैसे हुआ, क्या कहते हैं, जीडीपी में क्या रोल है उसका वो पढ़ा, क्या क्या डेवलपमेंट, क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या प्रॉब्लम्स रहे इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ। उसके बाद हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और साथ में बीच में हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में भी पढ़ा था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉरेन ट्रेड, जो इस चैप्टर का बेसिकली लास्ट टॉपिक है। तो फॉरेन ट्रेड के बारे में देखो क्या लिखा है यहाँ पर। At the time of independence, raw material was exported from India to Britain in abundance. On the other hand, finished goods from Britain were imported into India. ये हमें पता है, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि इंडिया से आज़ादी के समय की अगर हम बात करें तो रॉ मटेरियल जो है वो बहुत एक तरीके से रॉ मटेरियल जो हैं वो एक्सपोर्ट किए जा रहे थे इंडिया से, और जो फिनिश्ड गुड हैं वो इम्पोर्ट किए जा रहे थे ब्रिटेन से। ठीक है, रॉ मटेरियल वहाँ भेजे जा रहे थे ब्रिटेन, और ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड फाइनल गुड जो है वो हमारे यहाँ मंगाए जा रहे थे। नोटेबली आर बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज फेवरेबल, यानी कि, और अगर हम इसको देखते हैं ध्यान में रखते हैं तो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो एक तरीके से फेवरेबल था। फेवरेबल होता है कब? जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है और इम्पोर्ट कम होता है, तो उसको हम कहते हैं कि फेवरेबल है, क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे थे और फिनिश गुड उसके कंपेरिजन में कम था, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा था इम्पोर्ट कम था, इसलिए वो हमारा फेवरेबल था। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियाज फॉरेन ट्रेड रिकॉर्डेड अ नोटिसेबल चेंज सच एज, और इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम देखें तो फॉरेन ट्रेड में एक चेंज देखने को मिला, रिकॉर्ड किया गया। कैसे चेंज? डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स होते थे उनका परसेंटेज शेयर जो है उसमें डिक्लाइन हुआ यानी कम हुआ। इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन टोटल एक्सपोर्ट्स, अगर हम टोटल एक्सपोर्ट की बात करें तो उसके अंदर जो मैन्युफैक्चर्ड गुड हैं, यानी कि जो एक तरीके से फाइनल गुड मैन्युफैक्चर करके यहाँ से बाहर दूसरे देश में एक्सपोर्ट किए गए, उसका जो शेयर था परसेंटेज शेयर वो इंक्रीज हुआ। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इम्पोर्ट ट्रेड, यानी कि अगर हम डायरेक्शन की बात करें इम्पोर्ट ट्रेड की और एक्सपोर्ट ट्रेड की, तो वो भी यहाँ पर हमें चेंज उसमें भी देखने को मिलता है। डिक्लाइन ऑफ ब्रिटेन एज मेन ट्रेडिंग पार्टनर, तो जब डायरेक्शन चेंज हुआ इम्पोर्ट का एक्सपोर्ट का, तो हम अलग अलग डायरेक्शन में दूसरे दूसरे कंट्रीज के साथ भी क्या कहते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे, और जो बेसिकली ब्रिटेन था जो हमारा मेन ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था, जिसके साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड होते थे, वो अब डिक्लाइन होने लग गया, यानी कि अब इंडिया जो है वो दूसरे दूसरे कंट्रीज के साथ भी ट्रेड करने स्टार्ट कर दिया, और ब्रिटेन जो है वो एक तरीके से मेन ट्रेडिंग पार्टनर नहीं रहा।
तो हमारी ट्रेड पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेड पॉलिसी कैसी रही। इन द फर्स्ट 7 5-year plans ऑफ इंडिया द ट्रेड वाज कॉमनली कॉल्ड एन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। देखो ट्रेड की भी ना स्ट्रेटेजी होती है फॉरेन ट्रेड की। तो हमारी जो स्टार्टिंग के 7 5-year प्लान्स रहे, बेसिकली 7 जो 5-year प्लान्स रहे इंडिया के, उसमें हमारा जो एक तरीके से स्ट्रेटेजी था वो इनवर्ड लुकिंग का था। दिस स्ट्रेटेजी इज टेक्निकली नोन एज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, जिसको क्या कहा जाता है, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, यानी कि जिन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हम अपने कंट्री में कर सकते हैं उनका इम्पोर्ट दूसरे कंट्री से नहीं करना है, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट करना है और अपने कंट्री में ही उसका प्रोडक्शन करना है। तो ये स्ट्रेटेजी हमारी रही 7 5-year प्लान्स तक। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मीन सब्सटीट्यूटिंग इम्पोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। क्लियर? Imports were protected by the imposition of tariff and quotas, which protect the domestic firms from foreign competition. Impact of inward-looking trade strategy on the domestic। देखो अब यहाँ पर एक ये वाली लाइन है, इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब समझते हैं क्या है ये। देखो यहाँ लिखा है कि imports were protected by the imposition of tariff and quotas, which protect the domestic firms from foreign competition। तो जो इम्पोर्ट था उसको प्रोटेक्ट किया गया एक तरीके से, कोटा और टैरिफ वगैरह लगा दिया गया, जिसकी वजह से दूसरे फॉरेन देशों, दूसरे देशों से जो गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स जो है वो यहाँ पर नहीं मंगाए जा पा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोटा और टैरिफ वगैरह लगा दिया गया। तो जिसकी वजह से एक तरीके से हमारे देश की जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो था उसको एक तरीके से यहाँ पर प्रोटेक्शन मिला। अब इसका इम्पैक्ट क्या रहा इस स्ट्रेटेजी का, देखो इट हेल्प्ड टू सेव फॉरेन एक्सचेंज बाय रिड्यूसिंग इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इसने हेल्प किया फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने में, दूसरे देशों की करेंसी के साथ जो हम फॉरेन एक्सचेंज करते हैं पैसे के लेन देन, तो उसमें हमारे पास दूसरे देशों की करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा बच सके, सेव हो सके। इम्पोर्ट को रिड्यूस किया गुड्स एंड सर्विसेज का। देखो भाई जब दूसरे देशों से सामान मंगाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा, तो हमारे देश का पैसा उस देश में चला जाएगा। लेकिन जब हम दूसरे देशों से सामान नहीं मंगाएंगे तो उन देशों का पैसा जो है हम हमारे यहाँ ही रह पाएगा। तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज में इसने सेव करने में, रिड्यूस इम्पोर्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करी। क्रिएटेड अ प्रोटेक्टेड मार्केट एंड लार्ज डिमांड फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। तो इसने क्या किया, एक प्रोटेक्टेड मार्केट क्रिएट किया इस पॉलिसी ने, ट्रेड पॉलिसी जो हमारी थी उस पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्रोटेक्टेड मार्केट बनाया, और जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं, डोमेस्टिकली जो हमारे देश में बनाए गए हैं, उनकी गुड्स और सर्विसेज के लिए जो उनकी जो डिमांड है उनको मार्केट में एक तरीके से प्रोटेक्ट किया गया। helped to build a strong industrial base in our country which directly lead to economic growth। अब देखो एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस बनाने में इसने हेल्प करी, हमारी ट्रेड पॉलिसी ने क्या करा, एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस बनाने में हमारी हेल्प करी, और इसी इंडस्ट्रियल बेस की वजह से हमारा जो कंट्री है वो इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर गया। यानी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ, हमने पढ़ा था इकोनॉमिक ग्रोथ करना है तो उसके लिए इंडस्ट्रियल बेस प्री कंडीशन है, तो वो यहाँ पर हमें जो ट्रेड पॉलिसी है उसमें भी देखने को मिलता है। इसको क्रिटिसाइज भी किया गया, तो कैसे क्रिटिसाइज किया गया, इट डिड नॉट लीड टू ग्रोथ। इसका क्रिटिसिज्म ये है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रेटेजी का। अब देखो कोई भी स्ट्रेटेजी है, कोई भी पॉलिसी है, उसका क्रिटिसिज्म तो होगा ही। तो इसमें क्रिटिसिज्म पहला पॉइंट यही है कि इट डिड नॉट लीड टू ग्रोथ, इससे उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ जितना कहा गया था, एक तरीके से जितना माना गया था। लैक ऑफ कॉम्पिटिशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब देखो दूसरे देश से हम सामान मंगाएंगे नहीं, जो देश में हमारे अपने कंट्री में जो प्रोडक्ट बन रहा है वही अगर बिकेगा तो कंपटीशन नहीं होगा, और अगर कंपटीशन नहीं होगा तो मॉडर्नाइजेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। हम दूसरे कंट्रीज में क्या हो रहा है, वहाँ पर किस टाइप की टेक्नोलॉजी, किस टाइप के नए प्रोडक्ट लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में उतना अवेयर नहीं हो पाएंगे, और कंपटीशन के कम होने की वजह से मॉडर्नाइजेशन जो है वो भी कम होता है। ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। इसकी वजह से इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी की वजह से क्या हुआ कि हमारे देश में इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोली जो है वो बढ़ने लग गया, यानी कि जो सरकारी एक तरीके से मोनोपोली था वो इनएफिशिएंट होने लग गया। पब्लिक सेक्टर जो है, सरकारी चीज़ें जो है उसकी जो ग्रोथ है वो जितनी अच्छी होनी चाहिए थी, तो जितनी एफिशिएंट होनी चाहिए थी उतनी एफिशिएंट नहीं हो पाए। इट डिड नॉट लीड टू एफिशिएंसी, यानी कि इससे एफिशिएंसी नहीं बढ़ी, जितना ज़्यादा आउटपुट आना चाहिए था उतना नहीं आ पाया। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब देखो एक तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी था, उसके अलावा एक इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी जिसके बारे में हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में, उसी को थोड़ा सा और डिटेल किया गया है। देखो licensing is a tool for channelizing scarce resources in predetermined priorities sector of an economy. The Industries Development of Resolution Act IDRA was enacted in 1951। तो बेसिकली जो लाइसेंसिंग पॉलिसी है वो 1951 में ही अपना ली गई थी, जिसको 1956 के रिजोल्यूशन में भी ऐड किया गया था। तो क्या था ये, क्या होता है लाइसेंसिंग, ये एक बहुत अच्छा
चैनलाइजिंग टूल होता है जिससे हम चैनलाइज कर सकते हैं स्केर्स रिसोर्सेज को। स्केर्स रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक तरीके से लिमिटेड है, तो उन रिसोर्सेज को प्री डिटरमाइंड प्रायोरिटीज ऑफ सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि हम अपने कंट्री के सेक्टर्स जो होते हैं अलग अलग प्राइमरी सेकेंडरी टैरिटरी सेक्टर्स में कौन कौन से किसको हम प्रायोरिटी देते हैं, किस सेक्टर को पहले ग्रो करना है, किस सेक्टर को बाद में ग्रो करना है, तो उसको चैनलाइज करने के लिए उनमें रिसोर्सेज को किस सेक्टर में पहले रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, कितना यूज़ करना चाहिए, उन चीज़ों को चैनलाइज करने के लिए जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी होती है बेसिकली वो काम आती है। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये याद रखना, द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रिजोल्यूशन एक्ट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं IDRA, ये आया था 1951 में। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IDRA देखो क्या था, रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन अकॉर्डेंस विद प्लान प्रायोरिटीज, यानी कि जो प्रायोरिटीज हमने सेट करी है, जो गवर्नमेंट ने प्लानिंग करी है, उन प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो प्रायोरिटीज सेट की गई है उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज का डेवलप करना है, तो उसके लिए हमें लाइसेंसिंग पॉलिसी लानी होगी ताकि हम एक तरीके से कंट्रोल्ड वे में इसको रेगुलेट कर सकें। अवॉइडेंस ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली ना हो, मोनोपोली क्रिएट ना हो, इसको अवॉइड किया जाए, इसके लिए ये एक्ट लाया गया था। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, यानी कि रीजनल डेवलपमेंट जो होता है वो बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि किसी एक एरिया का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया और दूसरे कुछ एरियाज का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, तो डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट जो हो वो बैलेंस हो, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। प्रिवेंशन ऑफ अनड्यू कंपटीशन बिटवीन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो एक तरीके से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के बीच में जो कंपटीशन होता रहता है उसको एक तरीके से कम किया जाए ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का नुकसान ना हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज अंडर दिस एक्ट द फॉलोइंग वर एप्लीकेबल, तो इसमें क्या हुआ कि जो स्केर्स फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज हैं उसको भी, उसका एक तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके, अच्छा से अच्छा यूज किया जा सके, उसके लिए ये थे इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके भी क्रिटिसाइज किया गया इसको भी, तो देखो, देयर वाज एन एडॉक सिस्टम फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस। अब क्या है कि जब हम इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम की बात करते हैं तो लाइसेंसिंग सिस्टम में क्या था, एडॉक सिस्टम था। एडॉक सिस्टम में या तो गवर्नमेंट जो है उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है और या फिर रिजेक्ट कर सकती है एप्लीकेशन। अगर किसी, मान लो प्राइवेट कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी खोलना चाहता है, प्राइवेट इंडस्ट्री लगाना चाहता है, उसने लाइसेंस चाहिए और लाइसेंस के लिए उसने एप्लीकेशन दिया, तो वो एप्लीकेशन जरूरी नहीं है कि सेलेक्ट एक्सेप्ट ही किया जाए, उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता था। The quality of techno-economic examination conducted by Director General of Technical Development was generally poor। एक एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता था उस समय, क्वालिटी ऑफ टेक्नो इकोनॉमिक एग्जामिनेशन, ठीक है, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट जो है वो करता था कंडक्ट, तो वो एक तरीके से अगर हम देखें उसको तो वो जनरली उतना ठीक एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो पाता था, वो भी पुअर था। लाइसेंसिंग पॉलिसी रिजल्टेड इन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी इन मैनी इंडस्ट्रीज, तो लाइसेंसिंग पॉलिसी जो था उसकी वजह से क्या हुआ, जो कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन जितना अच्छे से हो सकता था वो उतनी अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाया, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अंडर यूटिलाइजेशन देखने को मिला। इन रियलिटी द पॉलिसी हेल्प लार्ज बिजनेस हाउसेज इन एक्यूमुलेटिंग इकोनॉमिक पावर, यानी कि अगर हम रियलिटी देखें तो इस पॉलिसी की वजह से क्या हुआ, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस थे, जो लार्ज बिजनेस हाउसेस थे, बेसिकली उनके अंदर, उनके पास जो इकोनॉमिक पावर थी वो एक्यूमुलेट होती गई, और जो छोटे थे, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे, जो मतलब कम इन्वेस्टमेंट करने वाले जो लोग थे, वो अगर नई इंडस्ट्रीज खोलना चाह रहे थे तो उनके पास उतनी पावर नहीं थी, तो बड़े जो बिजनेसमैन थे वही एक तरीके से नए नए इंडस्ट्रीज खोल रहे थे और उन्हीं के पास इकोनॉमिक पावर जो है एक तरीके से एक्यूमुलेट होती दिखी। परमिट लाइसेंस राज, इसी को कहा जाता है परमिट लाइसेंस राज। द लाइसेंसिंग अथॉरिटीज many a time granted license to big business houses without proper scrutiny of their applications। तो देखो करप्शन आ गया यहाँ पर। क्या होता था कि अब गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनके पास है, जैसे बेसिकली तो उन ऑफिसर्स होते हैं, कई बार ऐसा देखने को मिला कि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके एप्लीकेशंस को बिना प्रॉपर स्क्रूटनी को, यानी कि अच्छे से जांच पड़ताल किए बिना ही जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता था और बाकी लोगों के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, तो इस चीज़ को कहा गया परमिट लाइसेंसिंग राज। ये था बेसिकली हमारा इंडियन इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर, जिसमें इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 के बारे में हमने पढ़ा है। ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी है ये 1990 तक की बेसिकली इस चैप्टर में बताया गया है। इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990।